Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today we are going to discuss few more achievements of Bohr's model of atom. So one more achievement of Bohr's model of atom is it explained the stability of atom. It could successfully explain the stability of atom. बोहर ने बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही लूज करेगा, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये चांसेस नहीं बनते कि वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा, जो कि लिमिटेशन थी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की, ठीक है। तो बोहर ने बोला as long as electron is present in a particular orbit, it does not lose energy. और जब ये एनर्जी लूज नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो इट डज नॉट कोलैप्स विद न्यूक्लियस. There are no chances of an electron to collapse with nucleus, ठीक है। और एक अचीवमेंट इसकी कि इसकी वजह से जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन थी, कोई भी ट्रांजिशन जब होता था फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, वहां से रेडिएशन इमिट होती थी, ठीक है। और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती थी और उस रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते थे. उस रेडिएशन का हमने नाम स्पेक्ट्रल लाइन रखा था, बिकॉज इन स्पेक्ट्रम वहां पे एक लाइन आती थी, इसीलिए हम उसको बोलते थे स्पेक्ट्रल लाइन. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के थ्रू जब हमने कैलकुलेट की, दैट वाज नियरली सेम एज दैट अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें, ठीक है. तो हम ऐसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को यूज किया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को जब हमने यूज किया टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन, दैट वाज सेम, नियरली सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. और एक अचीवमेंट इसकी कि रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो था, जो मैंने RH लिखा था, रेडबर्ग कांस्टेंट इट्स वैल्यू 107, इट्स वैल्यू वाज 106,7109677.76 पर सेंटीमीटर, जो हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. तो ये भी सेम था एज जब हमने रेडबर्ग्स कांस्टेंट कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. तो हमारे जो वैल्यूज थे, जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी थी जो बोहर ने कैलकुलेट की थी, दैट वाज द सेम, नियरली सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. और दूसरी बात, रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू था वो नियरली सेम था एज दैट ऑफ कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली. वो दोनों टैली होते थे. जो रेडबर्ग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से हमने रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था, दैट टैलीज विद द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट व्हिच वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है. और इसका जो थर्ड अचीवमेंट है, इससे हम emission and absorption spectrum of hydrogen like species एक्सप्लेन कर सकते थे. of hydrogen like species
मैंने पहले भी बोला हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम पॉजिटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम डाइपॉजिटिव, ठीक है, बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने इनका जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था वो इजीली एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लिमिटेशंस पे जाते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं अब हम। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पहला लिमिटेशन क्या था कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का स्पेक्ट्रम इजीली एक्सप्लेन किया, लेकिन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हीलियम है तो हीलियम का स्पेक्ट्रम क्या होगा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, हीलियम पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम है एक्सप्लेन कर पाया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बिकॉज हीलियम पॉजिटिव के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इनको हम बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये स्पेक्ट्रम ऑफ, पहली लिमिटेशन इसकी, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आर दोज एटम्स विच कंटेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। पहली लिमिटेशन इसकी। दूसरी लिमिटेशन इसकी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है। बोहर का मानना था कि जब भी ट्रांजिशन होता है वहां से एक रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन इमिट होती है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी को बोला गया था स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोहर का मानना था खाली हमें एक लाइन मिलनी चाहिए जब भी ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा गया कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, दिस वाज फर्दर मेड अप ऑफ फाइन लाइन्स, ये बिल्कुल थिन लाइन से बनी हुई थी, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रल लाइन वाज फर्दर मेड अप ऑफ फाइनर लाइन्स, इसका नाम दिया गया फाइन स्पेक्ट्रम। और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम फाइन स्पेक्ट्रम जो है, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये फर्दर मेड अप ऑफ होती है वेरी फाइनर लाइन से। ऐसा क्यों, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसका थर्ड लिमिटेशन, जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराई गई थी, जिससे मैग्नेट, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है इट फर्दर स्प्लिट्स इनटू फाइनर लाइन्स, ये बहुत सारी लाइन्स में स्प्लिट हो जाती थी, टूट जाती थी। तो इस इफेक्ट को नाम दिया गया ज़ीमैन इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम दिया गया ज़ीमैन इफेक्ट। और बोहर से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करा देते हैं, व्हाई इट स्प्लिट्स इनटू फाइन लाइन्स, ठीक है। तो ज़ीमैन इफेक्ट क्यों होता है, बोहर से पूछा गया, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, इसके पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसी तरह से फोर्थ लिमिटेशन, जब स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराया गया, ठीक है, दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइन। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कराया गया तब भी ये स्मॉल जो है, तब ये स्प्लिट होती थी इनटू वेरियस लाइन्स में, ये टूट जाती थी, ठीक है। ये तब बिल्कुल एक सॉलिड लाइन नहीं रहती थी, ये टूट जाती थी इनटू फाइनर लाइन्स में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को नाम दिया गया स्टॉक इफेक्ट। स्टॉक इफेक्ट, इस इफेक्ट को नाम दिया गया
तो इसे पूछा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है व्हाई दे शो स्टॉक इफेक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बोहर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस विद स्पेक्ट्रल लाइन्स, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो फिफ्थ लिमिटेशन है, बोहर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाई एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना देते हैं एंड दे आर ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशंस, ऐसा क्यों होता है उसको बोहर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम was not explained by बोहर। बोहर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया।